यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, टीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं अरुणकांत शुक्ला साहब। अरुणकांत शुक्ला साहब, आपको स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। इससे पहले कि मैं इनसे आपकी बातचीत कराऊं, साथियों बताना चाहूंगा कि अरुणकांत शुक्ला साहब जो है वो एक कवि हैं, लेखक है, कहानियां भी लिखते हैं और इनकी 2 कहानी संग्रह है, 2, 3, 5 और धूप शुभ्र घना कोहरा, ये 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। कविता संग्रह, माफ कीजिएगा, कविता संग्रह है। और एस्पो के ये जो स्टेट का जो अध्याय है उसके सेक्रेटरी हैं और पिछले दिनों काफी बड़ा एक कार्यक्रम भी यहाँ पर रायपुर में किया गया इन्हीं के सानिध्य में, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। आज इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुक्ला साहब, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपकी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई हुई है? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न किया आपने, इसलिए कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है। एक अच्छा। जगह का रहने वाले तो हम है नहीं। जी बताइए। मेरा जन्म हुआ था काटरवारा में, जिला नरसिंहपुर, उस समय का मध्य प्रदेश। हाँ। मेरा बचपन के 3 साल, 4 साल, 5 साल जो है वो बैतूल में बीते, क्योंकि पिताजी वहाँ नौकरी में थे। ऐसा मुझे बताया गया मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा कि हम लोग कहीं कानपुर की तरफ से माइग्रेट होकर के बैतूल बाजार, बैतूल के पास एक जगह है बैतूल बाजार, वहां आए थे। उसके बाद सब फैमिली में डिस्टर्बेंस हुआ तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो बैतूल छोड़ करके और छिंदवाड़ा में आकर के सेटल हुए। छिंदवाड़ा में उन्होंने खुद का मकान नहीं बनाया। आप रासिया के पास जो है एक राघवन करके हुआ करते थे एक जमाने में, उनकी कोल माइंस थी, उसमें वो काम किया। एक्चुअली में परिवार मेरा नौकरी पेशा रहा है। पिताजी जो है बैतूल में स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस मिली, वहां थे, उनके साथ रहा। फिर उनका कहीं ट्रांसफर हो गया। अब मैं बहुत छोटा था, जबलपुर ट्रांसफर हुआ था उनका, मुझे अपने नाना के पास रख दिया गया। फिर मैं जो है उनको ज्वाइन किया हूँ जब मैं 10 साल का था। मतलब मैंने सीधे 5th क्लास में एडमिशन लिया था, आप सोचिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो मैं पढ़ नहीं पाया था स्कूल में। मतलब बाकी पढ़ाई जो है शुरुआती वो घर में ही हुई थी? घर में ही हुई, क्योंकि मेरे नाना जो है वो टीचर थे, तो घर में जो है पढ़ाई का माहौल भी था। मामा वगैरह छोटे थे, वो लोग पढ़ते थे तो साथ में मुझे पढ़ा दिया करते थे। तो मैं करीब चौथी का एग्जाम जो है कहने के लिए दिया था, मतलब उसमें मैथमेटिक्स छोड़ करके बाकी सब ओरल हुआ था। एक ही पेपर जो है गणित में दिया था, वो था गणित, बाकी सब ओरल हुआ था। और मुझे चौथी का सर्टिफिकेट मिला काटरवारा से। और मैं भोपाल में जो एक जमाने में जहाँ बस स्टैंड हुआ करता था रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर एक अनाथालय था, उसमें एक स्कूल लगा करता था। उस स्कूल में 5वीं में भर्ती हुआ था। मैंने वहां से 5वीं पास की थी। लेकिन उसके बाद मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। 6वीं 7वीं में होशंगाबाद में SNG हायर सेकेंडरी स्कूल से पास किया। 8वीं जो है फादर झाबुआ में थे, वहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पास किया, बोर्ड था। 9th फिर मुझे गाडरवारा में रहना पड़ा, मैं गाडरवारा से पास किया था। 10th और 11th मैंने भोपाल से पास किया। भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स का स्कूल था, जहाँ HEL का कारखाना है, वहां पर। और उसके बाद मैंने BSc किया जबलपुर से, जबलपुर यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से 70 में। उसके बाद मैं नौकरी में आ गया। ये मतलब टोटल पूरा मध्य प्रदेश जो है मैं पिताजी के साथ घूमता रहा, यहाँ से वहां।
बाकी हम लोगों का खुद का जो कहते हैं रहायशी घर, वो सबसे पहले परिवार में मैंने ही रायपुर में बनाया है। नागपुर उसके में? बाद मेरे, हाँ, उसके छोटे भाई ने जबलपुर में बनाया, बाकी और किसी के पास रिहायशी घर जो है खुद का नहीं है। तो वैसा पेरेंटल हाउस जो बोला बोला जाता है, वैसी कोई चीज अपने पास नहीं है। पूरा हिंदुस्तान अपना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो प्रारंभिक जीवन था। अब और कुछ क्या पूछना चाहते हैं? अब आप रायपुर कब आए, इसके बारे में भी बता दीजिए कि मैं रायपुर जो है सर्विस, एक्चुअली मैं LIC से पहले कुछ दिन 6 महीने के करीब सेंसस में काम किया था इंदौर में, क्योंकि वो झाबुआ में फादर थे, तो इंदौर में सेंसस की वैकेंसी निकली, तो 6 महीने करीब सुपरवाइजर काम किया था। मैंने LIC का एग्जामिनेशन दिया था रायपुर में ही आकर के, और रायपुर के लिए ही मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था। तो मैं 72 मई में जो है रायपुर आ गया था। 21 नवंबर में मेरी सर्विस लगी थी, 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी वहां पर जबलपुर में, और उसके बाद में जो है रायपुर आ गया था। उसके बाद जो है तब से कुछ बीच में कुछ समय के लिए, मतलब 81, 82 और 83 के 3-4 महीने, ये 2 साल के लिए मैं बिलासपुर में ट्रांसफर हुआ था। बाकी मैं पूरा सर्विस लाइफ मेरी रायपुर में ही बीती है। यहाँ कहना चाहिए कि वो मुझे बचपन से ग्रैंडफादर के द्वारा, फादर के द्वारा जो कुछ भी मतलब प्राप्त होता रहा, सुनने से, देखने से, समझने से, उससे मेरा झुकाव जो है, थोड़ा सा झुकाव नहीं कहना चाहिए, स्वभाव बोलना चाहिए, थोड़ा सा समाज की कुछ चीजों के प्रति जो है विरोधी टाइप का था। और उसने मुझे जो है जीवन में बहुत मदद भी करी, मतलब पूरे जीवन में कि मैं चीजों के साथ जो है सामने आया उसके लिए लड़ता रहा। अकेले भी लड़ा हूँ और संगठन के साथ भी लड़ा हूँ, क्योंकि आने के बाद मुश्किल से मेरी 1 साल की नौकरी हुई थी और मैं ट्रेनिंग एक्टिविटी में शामिल हो गया था। उसके बाद मैं रिटायरमेंट तक 2010 तक रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस सप्लाईज यूनियन में पहले मैं सेक्रेटरी रहा, 1992 से लेकर के 2007 तक, 1992 से 2007 तक। उसके पहले मैं 1974 से लेकर के 1974 से लेकर के और 1992 तक ज्वाइंट सेक्रेटरी रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस सप्लाईज यूनियन, और ऑल इंडिया इंश्योरेंस सप्लाईज एसोसिएशन का भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर शुरू से रहा। उसके अलावा जो है पॉलिटिकल मेरा रुझान जो है वो थोड़ा मतलब कम्युनिस्ट था, तो मैं CPIM ज्वाइन किया। 2010 तक मैं CPIM में था। 2010 में मैंने कुछ मतभेद होने की वजह से छोड़ा था CPIM। बाकी राजनीतिक रूप से भी मैं काफी मतलब बहुत काम किया हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर, विशेष करके बस्तर एरिया में और नारायणपुर में, और अपना इधर उड़ीसा की तरफ जो है उधर मेरा काफी काम रहा मतलब। तो ये बताइए कि जैसे एक एस्पो है, एकजुटता शांति का जो संगठन है, जो पूरे देश में काम करता है, और ये संगठन इस बात के लिए खासतौर पर जाना जाता है कि जो सांप्रदायिक माहौल है उसको जो है एक दूसरे का जो सौहार्द है वो बना रहे, इसके लिए काम करता है। और तमाम जो प्रगतिशील विचारधारा है उसको लेकर के ये संगठन काम करता है। जैसा कि इस संगठन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो आप इसके स्टेट सेक्रेटरी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपको लगा कि हमको इस संस्था से जुड़ के काम करना चाहिए, कैसे आप इस विचारधारा से जुड़े, मुझे खास तौर पर ये बताइए कि एक जो विचारधारा है, जो प्रोग्रेसिव विचारधारा है, उससे आप कैसे जुड़े? शांति की सबसे ज्यादा जरूरत इस समय है, इसीलिए अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन जो है
इसके साथ मेरा जुड़ाव बढ़ता गया। और ललित जी का साथ बहुत शुरू से था मेरे साथ, ललित सज्जन जी का, उनका काफी, क्योंकि मायालाल जी जो है इस संगठन से बहुत पहले से जुड़े हुए थे, उनके पिताश्री, तो ललित जी का भी संपर्क जो था, तो उसमें भी जुड़ाव में थोड़ी मदद करी, और इस तरीके से मैं जो है इसके साथ आगे बढ़ता गया। आज जरूरत इस बात की है कि संगठन को मजबूत बनाया जाए। इसका उद्देश्य केवल जो है युद्धों के खिलाफ वातावरण बनाना, दो देशों के बीच में मित्रता का भाव पैदा करना, इससे कहीं आगे बढ़ करके है कि देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल है उसमें सुधार हो, लोग एक दूसरे के प्रति जो है इसमें दया करुणा ये सब रखें, ये इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और आपको याद होगा कि हमने 2020 में जब इसका राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में किया, तो इस उद्देश्य को हमने उसको डिफाइन भी किया था बहुत अच्छी तरीके से, कि हम जो है केवल ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन, लैटिन अमेरिका और इनके लिए ही परेशान रहते हैं या युद्ध कहीं हो रहा है उसके लिए, हम जो है देश के अंदर जो चल रहा है, यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर जो आर्थिक असमानता फैली हुई है या दुनिया के अंदर जो आर्थिक असमानता फैली हुई है, वो भी अफसोस का विषय है, क्योंकि उससे भी अशांति पैदा होती है। इसलिए इसके उद्देश्य बहुत बृहद है। ये बात दीगर है कि दूसरे जो संगठन है, मतलब राजनीतिक दल जो है, वो शायद उतना ज्यादा इसमें अपना फायदा नहीं देखते। मुझे नहीं लगता कि इसके जरिए जनता से जुड़ाव होगा और उस जुड़ाव से जो उनको चुनाव में कोई फायदा होगा, इसलिए उनकी एक्टिविटीज में बहुत सीमित रहती है। तो सेल्फलेस होकर के काम करना पड़ता है, निस्वार्थ भाव से जो है इसके अंदर काम करना पड़ता है। तो आप तो इससे जुड़े हुए हैं पहले से, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जी जी, मिलकर के आगे इसके लिए काम करना है जुड़ करके जी। जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कविताएं जो है वो आप लिखते हैं और कविता संग्रह भी आपकी प्रकाशित हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो पहली कविता संग्रह है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। 2 3 5 ये कविता संग्रह जो है कब प्रकाशित हुई और किस तरह की कविताएं हैं इसमें? अगर किताब हो तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, क्या है, मैं कविता तो बहुत पहले से लिखता था, लेकिन कभी मैंने उसको ऐसा नहीं समझा कि कवि के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। डायरी में लिख करके छोड़ दिया करता था, या ट्रेड यूनियन में जब कभी भाषण देने का नौबत आती थी, अरे नौबत क्या, उसको जाना ही पड़ता है, या कहीं मास मीटिंग में बोलना है तो उनका पाठ कर दिया करता था। लेकिन कभी मैंने जो है मतलब कवि के रूप में अपने आप को मैं कभी कहूंगा भी, आज भी नहीं कहता मैं कि मैं कवि हूँ। और लोग भी बोलते हैं कि मेरी कविताएं जो है वो कविता कम नारा ज्यादा है, इंकलाब का नारा है। मतलब जैसे हम लोग दिल्ली में नारे लगाते हैं, हमको नहीं तो तुमको नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, वैसे ही है। तो प्रभाकर चौबे जी ने मुझे बहुत जो है प्रेरित किया कि नहीं तुम, मैं फिर टेक्नोलॉजी आई तो फेसबुक में जो शादियां करता था उनको बहुत पसंद आती थी। उन्होंने बोला नहीं तुम इकट्ठी करके लाओ मेरे पास, और मैं एक तुम्हारा संग्रह निकलना चाहिए। तो पहला संग्रह जो है उन्हीं की प्रेरणा से निकला था, उसकी भूमिका भी जो है उन्हीं ने लिखी थी, और ये निकला था 2015 अक्टूबर 2015 में। इसका जो पेज है वो ये है, कवर पेज। बहुत बढ़िया। और इसकी जो सबसे अच्छी कविता जो मुझे लगती है, मतलब एक कविता जो है जो ललित जी को बहुत पसंद थी, और एक है जो मुझे बहुत पसंद है जिससे इसका शीर्षक आया है 2 3 5, थोड़ा अजीब टाइप का शीर्षक है। हाँ, कुछ पंक्तियां आप सुनाओ। वो 5 है उनमें से 4, वो 5 है उनमें से 4 65 वर्ष से जुआ खेल रहे हैं, 2015 में लिखी गई थी। वो 5 है उनमें से 4 65 वर्ष से जुआ खेल रहे हैं, 3 पत्ती।
चारों में से एक हर बार हारता है, चारों में से एक हर बार हारता है, उसके पास हमेशा 2 3 5 ही आता है। उसने बाकी तीनों में से एक से कहा, ठीक से सफल करो यार, तुम तीनों के पास हमेशा आते हैं 3 इक्के और मेरे पास 2 3 5। इसमें एक बात जो बोलने की है वो ये कि 4 खिलाड़ी हैं, उनमें से 3 के पास 3 इक्के आते हैं, यानी 9 इक्के हो गए, जबकि केवल जो है 4 होते हैं और इसके पास बेचारे के पास सबसे छोटा पत्ता आता है 2 3 5। वो चौथा बोलता है फिर मेरे बाप के पास भी यही आता था, मतलब उसके फादर के पास भी जो है 2 3 5 ही आता था, मेरे बाप के पास भी यही आता था, वो भी हारता था, उसके बाप के पास और फिर उसके बाप के पास और फिर उसके बाप के पास भी 2 3 5 ही आता था। वो भी हारता था, मैं भी हारता हूँ, वो भी हारता था, मैं भी हारता हूँ। ठीक से सफल करो यार। उसने उस एक ने, वो जो एक था, उसने फिर से सफल किया, मुस्कुरा के पत्ते बांट दिए। फिर उन तीनों के पास 3 इक्के थे, उस चौथे के पास फिर 2 3 5 था। चौथा 5वें के पास गया, अभी 4 खेल रहे थे, 5वां बैठा था। चौथा 5वें के पास गया, बोला आप तो न्याय प्रिय हो, आप तो न्याय प्रिय हो, गड्डी में तो 4 ही इक्के होते हैं, फिर इन तीनों के पास बाकी कहां से आते हैं? वो मुस्कुरा दिया, उसने अपने पास की गड्डी निकाली, शफल किया और पत्ते बांट दिए। उन तीनों के पास फिर 3 इक्के थे और उस चौथे के पास फिर 2 3 5। अब ये सवाल करता है कवि यहाँ कि बूझो वो 3 कौन थे, बूझो वो 3 कौन थे जिनके पास हमेशा 3 इक्के आते थे, और वो 5वां कौन है जिसने पहले तीनों को 3 इक्के बांटे, और वो चौथा कौन है पुरखों से जिसके हिस्से में 2 3 5 ही आते हैं। प्रश्नवाचक कविता है ये। बिल्कुल। ये हमारे समाज, आदमी का जो इसका पद है, उसमें हमारे समाज का वर्गीकरण, हमारे समाज का जो है पूरा वर्गीकरण इसमें मौजूद कि 3, हम बोलते हैं लोकतंत्र में 3 हिस्से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3, और ये चौथा जनता, प्रजा, ये बैठकर के पत्ते खेल रहे हैं, और वहां एक सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, 5वां है, वो 5वां है ना। ये तीनों के पास 3 इक्के आते हैं, जनता के पास 2 3 5 ही रहता है हमेशा। बिल्कुल सही। ये मेरी मतलब सबसे प्रिय कविता है। मैंने मतलब ये 2015 में मैं लिखी थी, इसलिए इसमें 65 वर्ष का जो है वो आया है। ये मेरा पहला कविता संग्रह था, और इसी में जो है एक कविता है जो ललित जी को बड़ी पसंद आई थी, मैं उसको छोटी कविता रहा हूँ। हाँ, सुनाइए आप। ये इसका शीर्षक है एक अर्थशास्त्री कविता। अर्थशास्त्र में कविता नहीं चलती, निर्मला जी आंकड़े पेश करती हैं, वही जो है मनमोहन सिंह थे तब होता था, वो हर वक्त वित्त मंत्री आंकड़े पेश करता है, लेकिन एक कविता है अर्थशास्त्री और इसका शीर्षक है जीडीपी की माया। जीडीपी से नौकरी, ये अर्थशास्त्र कभी समझ ना आया। जीडीपी से नौकरी, ये अर्थशास्त्र कभी समझ ना आया, क्यों उगलते हैं कारखाने जहरीला धुआं, जीडीपी ने कभी ना बताया। सोचो जरा आसमान में सुराग किसने है बनाया, क्यों झुलसाती है सूरज की किरणें इतना, जीडीपी ने कभी ना बताया। सिगरेट छोड़ने से बचेगा पैसा, हमको एक वित्त मंत्री हुए थे जिन्होंने कहा था सिगरेट छोड़ दोगे तो पैसा बहुत बचेगा। सिगरेट छोड़ने से बचेगा पैसा, पर क्या कोई अमीर बन पाया?
फिजूल खर्ची खूब करो, पर सोचो क्या भूखे को निवाला पहुंचाया। नून तेल हल्दी बेचने, नून तेल हल्दी बेचने क्यों बुलाते हो वॉलमार्ट को। ऐसे ही बना था देश गुलाम, क्या जीडीपी ने तुम्हें बताया। खूब सजा संवार कर रुपए को तुमने, खूब सजा संवार कर रुपए को तुमने पाउंड यूरो और डॉलर की बगल में बिठाया। कभी ब्रिटेन अमेरिका और यूरोप तरसे थे, जिसके लिए उसी को उन्होंने लुटाया। याद रखो इतिहास, अब ये कभी अपनी मन की बात कहता है कि याद रखो इतिहास हम ही लिखते हैं, याद रखो इतिहास हम ही लिखते हैं, तब तुम्हें सिंहासन मिलते हैं। जमहूरियत की कसम हम न होंगे हम, यदि तुम्हें इतिहास के कूड़ेदान में न फिकवाया। न क्रोध निकला है इसमें। जितनी बड़ी जीडीपी तुम्हारी, जितनी बड़ी तुम्हारी जीडीपी, उतनी कभी न बढ़ी हमारी मजूरी। जितनी बड़ी तुम्हारी जीडीपी, उतनी कभी न बढ़ी हमारी मजूरी। हमारी मेहनत खाते तुम, है यही जीडीपी की माया। हम हमेशा जीडीपी के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन जीडीपी क्या है वो मैंने इस कविता के अंदर बताने की कोशिश की है। ललित जी को एक कविता बहुत पसंद थी। हाँ हाँ, अच्छी कविता है जी। और एक कविता संग्रह आपकी अभी हाल ही में आई है, जिसका लोकार्पण होना था, लेकिन लॉकडाउन सब चालू हो गया जी। तो उस कविता संग्रह के बारे में भी मैं चाह रहा हूँ कि संक्षिप्त में आप बताइए हमारे दर्शक। इसके बाद का है, मैं इसकी सिर्फ जो है एक कविता जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो आज के माहौल पर जो है पूरी तरीके से मतलब वो है। मैं थोड़ा सा मिसमैनेज्ड हूँ, मतलब जितना, देखिए आज सबसे ज्यादा बात होती है हिंदू की, और उससे ज्यादा बात होती है कि हिंदू खतरे में। ये कविता उस पर लिखी गई है। ये मैंने लिखी थी 2018 में। अच्छा। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं और हम खतरे में हैं। हम हिंदू हैं और हम खतरे में हैं, और केवल वे ही हैं, और केवल वे ही हैं जो हमें बचा सकते हैं खतरे से। हम हिंदू हैं, हम खतरे में हैं, और केवल वे ही हैं जो हमें बचा सकते हैं खतरे से। वे कहते हैं इस देश में मुस्लिम खतरे में नहीं, वे कहते हैं इस देश में मुस्लिम खतरे में नहीं है, ईसाई खतरे में नहीं है, सिख खतरे में नहीं है, दलित खतरे में नहीं है, औरतें खतरे में नहीं है, सिर्फ गाय खतरे में। वे कहते हैं इस देश में मुस्लिम खतरे में नहीं है, ईसाई खतरे में नहीं है, सिख खतरे में नहीं है, दलित खतरे में नहीं है, औरतें खतरे में नहीं है, सिर्फ गाय खतरे में है, और हिंदू खतरे में। सिर्फ गाय खतरे में है और हिंदू खतरे में है, और केवल वे ही हैं जो हमें बचा सकते हैं इस खतरे से, और केवल वे ही हैं जो हमें बचा सकते हैं इस खतरे से। हम हिंदू गाय हैं, हम हिंदू गाय है और गाय हिंदू है। हम हिंदू गाय हैं और गाय हिंदू है, और हम दोनों खतरे में हैं। हम हिंदू गाय है और गाय हिंदू है, और हम दोनों खतरे में हैं, और केवल वे ही हैं जो हमें बचा सकते हैं इस खतरे से। बहुत बढ़िया। यह एक बात कि हम खतरे में हैं, वे भर रहे थे हमारे मस्तिष्क में पिछले 100 वर्षों से। यह एक बात कि हम खतरे में हैं, वे भर रहे थे हमारे मस्तिष्क में पिछले 100 वर्षों से। लगता है अब वे सफल हो गए हैं अपने उस प्रयास में कि हम कुछ और सोच ही ना सकें। लगता है कि वे सफल हो गए हैं अपने उस प्रयास में कि हम कुछ और सोच ही ना सकें, इसके अलावा कुछ और, कि हम हिंदू हैं
और हम खतरे में हैं, और केवल वे ही है जो हमें बचा सकते हैं इस खतरे से। जी। क्या वे सफल हो गए? क्या वे सफल हो गए कि हमें अब समझ ना आए वे सभी बातें? क्या वे सफल हो गए कि हमें समझ ना आए वे सभी बातें जिनसे हमारा जीवन जुड़ा है, जो हमें जिंदा रखे हैं? कि हमें शिक्षित होना है, कि हमें स्वस्थ रहना है, कि हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत है कुछ खाने की, और उसके लिए जरूरत है कुछ कमाने की, और उसके लिए चाहिए कुछ काम, रोजगार, नौकरी, या ऐसा कुछ काम जो सम्मानजनक हो, मेरी शिक्षा, स्वास्थ्य के अनुसार, और हम भूल जाएं कि हम खतरे में हैं और केवल वे ही है जो बचा सकते हैं हम खतरे हमें खतरे। एक बहुत बड़ा बढ़िया। प्रश्न है कि मुझे उतनी ही आवश्यकता है जीवन में शांति की, कि मुझे उतनी ही आवश्यकता है जीवन में शांति की, संवेदना की, कि किसी दूसरे की आंख में आंसू देखकर मेरा हृदय भी विकल हो जाए। किसी दूसरे की आंख में आंसू देखकर मेरा हृदय भी विकल हो पाए, कि दूसरे की खुशी में मैं भी शामिल हो पाऊं। शायद सभी को नहीं तो कुछ लोगों को तो बनाने में वे कामयाब हो गए हैं, उनके मन का हिंदू जो खतरे में है और जिसे केवल वे ही बचा सकते हैं। आज के समाज पर जो है एक बहुत बड़ी टिप्पणी है बहुत बड़ी कि कुछ लोगों को वो जो है बरगलाने में कामयाब हुए। और यह आज भी प्रासंगिक है, ये जो कविता है आपकी आज के समय की आपकी जो है प्रासंगिक है। तो आपने बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे दर्शकों को, और आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्ला साहब, एक 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 चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, घटना वो मेरे जीवन की जो है कहना चाहिए मोड़ वाली घटना है, क्योंकि प्रसंग नहीं निकला तो मैंने बताया नहीं। मैं होशंगाबाद में जब पढ़ रहा था 7वीं में 7th क्लास में SNDR सेकेंडरी स्कूल में, वहां मेरे 3 खास दोस्त थे, मतलब बहुत ही अच्छे मित्र। उनमें से 2 ईसाई थे, 1 मुस्लिम। एक मुस्लिम। विमल चौधरी सलिल चौधरी की माँ जो है, विमल चौधरी सलिल चौधरी, इनकी माँ वहां जिला अस्पताल में नर्स थी, और खलील जो है उस पर लकड़ी का डाल था होशंगाबाद में। अभी अभी मेरे साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। 7वीं में मेरे को याद है पहली बार मैंने देखा कि मेरा बर्थडे मनाया गया घर में, और मुझसे कहा गया, और वो इसलिए मनाया गया कि मेरी ग्रैंड मदर उस समय साथ में थी। उन्होंने कहा कि नहीं, लड़के का बर्थडे जन्मदिन मनाना चाहिए। तो मुझसे बोला गया कि शाम को आप अपने दोस्तों को बुला लेना, और मैंने तीनों को वहां बुलाया। जैसे हॉस्टल में होता था, प्लेट में नाश्ता, वो चूड़ा और कुछ कुछ भुजिया, ऐसा गुलगुले वो बना करके रखे गए, और एक कप चाय। तो जब वो लोग चले गए उसके बाद जो है बाकी सब तो ठीक था। दूसरे दिन जब मैं मंजन करने के लिए गया, पत्थर था जहाँ हम लोग नहाते थे, आंगन में पत्थर, उस समय बाथरूम नहीं हुआ करते थे, आंगन में ही नहाया करते थे सब लोग। तो मैं नहा ब्रश करने के लिए जब गया, मैंने एक वहां आला था दीवार के अंदर, ताक जिसको बोलते हैं, उसमें एक प्लेट और एक कप और एक ग्लास रखा हुआ देखा। मेरे को आश्चर्य हुआ, मेरे को लगा ये तो कल वाला है। मैंने अपनी माँ से पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं, वो आजी बोलते थे हम लोग रेड को, कि आजी ने बोला है कि ये इसमें मुसलमान ने जो है आया है, तो इसको तो अलग कर दो। अरे प्लेट को, ग्लास को और कप को अलग रख दो, कभी दोबारा आएगा तो इसी को धोकर के मांझ के इसमें उसको देना। वो मेरा पहला सत्याग्रह था। मैं उस दिन जो है सब कुछ किया, नहाया धोया, कपड़े पहना, खाना नहीं खाया मैंने, और मैं अपना बस्ता लेकर के स्कूल चला गया। मेरी माँ ने बोला कि खाना खा के जाओ, मैंने बोला नहीं, पहले उसको धो मांझ करके चौके के अंदर आप लाओगी और उसका उपयोग होगा, उसके बाद में खाना। मैं करीब 2:30-3 बजे मेरे पिताजी जो है साइकिल पर
स्कूल पहुंचे तो जाकर के उन्होंने जो है टीचर से कुछ बात की, फिर मुझे बुलाया उन्होंने बाहर, तो बोले कर चलो खाना खाना। मैंने बोला नहीं, मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि आप जो है उसको, पहले तुम घर तो चलो मेरे साथ। फिर वो साइकिल पे बिठाना पीछे कैरियर में, मैं जो है बस्ता लेकर के घर पहुंचा। मेरी छुट्टी हो गई मतलब स्कूल से। उसके बाद जो है हमारी आज बहुत चिल्लाई, हमारे पिताजी ने जो है उसको साफ करवाया बर्तनों को, उसको किचन में ले गए। घर में पहले चाय बनी, उस प्याले में जो है पिताजी ने चाय पी, उसके बाद जो है मेरा भोजन हुआ। वो मेरा पहला सत्याग्रह था, मतलब आप कह सकते हैं जीवन का, जिसमें मुझे जब कभी भी मैं निराश होता हूँ तो मैं उस घटना को याद करता हूँ। जब मैंने 13 साल की उम्र में ऐसा किया तो मैं आज भी वैसा कर सकता हूँ। तो मेरे लिए बड़ी प्रेरणादायक चीज है जो मुझे मतलब हमेशा प्रेरणा देती है। बिल्कुल। असल में जो लड़ाइयां हैं वो हमको चौतरफा लड़नी पड़ती है, घर में भी लड़नी पड़ती है। अगर अपन किसी आदर्श करके चलते हैं या फिर कोई जो कुरीति है उससे लड़ाई करते हैं तो बाहर तो लड़नी ही, और घर में भी लड़ना चाहिए, तभी वो मुकम्मल जो है हो पाता है। कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि जो बदलाव करने के लिए वो घर से निकलते हैं और पूरी दुनिया में बदलाव करने का दावा करते हैं, लेकिन अपने घर में ही वो बदलाव नहीं कर पाते। तो ऐसे भी उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने इस घटना का यहाँ पर जिक्र किया। ये जरूरी है कि ये जाने, समाज जो है खास करके नई पीढ़ियां जाने कि इस तरह से होता रहा है और इसके लिए ऐसी लड़ाइयां जो है वो जरूरी है। और अभी जो समय आ रहा है आप देख रहे हैं कि जो कट्टरवाद है वो एक प्रकार से दोबारा सांप की तरफ फन उठाए हुए वो दिखता है। तो इससे हम सब करके लड़ना है। जी, और डीएमए इंडिया ऑनलाइन जो चैनल है, हम लोग समानता को लेकर के और वैज्ञानिक सोच को लेकर के हम लोग बातों को रखते हैं। और जितने भी हमारे पर्सनैलिटीज हैं जिनसे हम बात किए हैं आज तक, उसमें यही खासियत देखी गई है कि वो प्रगतिशील विचारधारा के हैं, समता के समर्थक हैं और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो शुक्ला साहब, आपने अपना एक बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और भविष्य में भी आपका भी धन्यवाद। जी, बातचीत होती रहेगी। और दर्शकों, आपने भी इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और अगली बार हम अगले हफ्ते फिर कोई नए मुद्दों को लेकर के, नई पर्सनैलिटी को लेकर के आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्ला साहब, आपको भी नमस्कार।